फ्रेंड्स, दिस इज़ कंचन। स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज मेरा पे। आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने लेकर मार्च मंथ के करंट अफेयर्स का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कि पहले 50 करंट अफेयर्स मार्च मंथ के डिस्कस किए गए हैं और ये है सेकंड पार्ट। इसमें भी 50 हैं, तो कुल हमारे 100 करंट अफेयर्स हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा ये है ईशा अंबानी विंस जेन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड एट फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2023। ईशा अंबानी, जो कि मुकेश अंबानी की डॉटर हैं, उन्होंने जेन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड जो है उसको जीत लिया है। ये जीता है उन्होंने फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स जो हुए हैं 2023 के वहाँ पे। ठीक है। उनको ये जो अवार्ड है ये ऑस्कर विनिंग प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा और मॉयलेस इंडिया सीईओ मनीषा गोयत्रा की तरफ से दिया गया है। ईशा जी जो हैं, इनकी उम्र 30 साल की है। ये डायरेक्टर हैं रिलायंस रिटेल वेंचर्स की। ठीक है। और उन्होंने ये जो अवार्ड जीता है ये इसलिए जीता है क्योंकि उनकी जो कंपनी है वो बिगेस्ट रिटेलर बन गई है इंडिया की। ठीक है। रेवेन्यू के मामले में, स्टोर नेटवर्किंग के मामले में, और ये काफ़ी सारी चीज़ों में डील करती है, जैसे कि ग्रोसरी, फैशन, लाइफस्टाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एफएमसीजी, लग्जरी और भी बहुत सारी चीज़ों में। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा गंधमर्धन हिल्स नेम्ड थर्ड बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इन ओडिशा। ओडिशा की तीसरी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बन गई है गंधमर्धन। इससे पहले 2019 में जो पहली इनकी साइट बनी थी वो थी मंदसोरू गॉर्ज, जो कि कंधमल डिस्ट्रिक्ट में है। दूसरी जो थी वो थी महेंद्रगिरी हिल्स, जो कि 2022 में बनी थी। अब ये जो गंधमर्धन हिल्स हैं ये ओडिशा की थर्ड बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बनी है, तो ध्यान रखना है आपने। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये फैली हुई है लगभग 963.898 हेक्टेयर के एरिया में। ठीक है। और ये फैली हुई है बोलांगीर और बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट के बीच में। ठीक है। तो इसको इसलिए ये दर्जा दिया गया है क्योंकि ये इकोलॉजिकली काफ़ी उपजाऊ है, इसका इकोसिस्टम बहुत अच्छा है और यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी काफ़ी रिच है। ठीक है। इसके साथ ही ये भारत की 37वीं बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बन गई है। इसके अलावा कुछ और जगहें, जैसे कि असम का जो माजुली आइलैंड है, नल्लूर, टैमारिंड ग्रोव ऑफ बेंगलोर है। ग्रोव बोलते हैं पेड़ों का झुंड, जैसे उपवन वगैरह हो गया, तो वो हो गया। ठीक है। ये बेंगलोर का है, जो कि कर्नाटका में है। इसके अलावा खलौकुर, सयम, किमलिंग, सेक्रेड ग्रोव ऑफ मेघालय, तो ये भी उपवन है मेघालय का, इसका भी नाम याद रखिएगा, कुछ वहाँ का टिपिकल सा नाम है। इसके अलावा नारू हिल्स ऑफ मध्य प्रदेश। तो इन सब नामों को आपने याद रखना है। ओडिशा की जो थर्ड बनी है वो है गंधमर्धन हिल्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारी न्यूज़, एक्टिव वॉल्केनो फाउंड ऑन वीनस। वीनस जो कि हमारा शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह पर एक्टिव वॉल्केनो जो है वो देखे गए हैं। ठीक है। ये एक नई स्टडी जो है वो ये बता रही है। काफ़ी सालों से हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो ये सोचते थे कि जो वीनस है वो जियोलॉजिकली डेड है, उस पर किसी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। परंतु अभी हाल ही में जो नासा का मैगेलन स्पेस क्राफ्ट है, जिसने कि कुछ पिक्चर्स क्लिक की थी 1990 से लेके 92 के बीच में, उसको जब एग्जामिन किया गया तो इसमें पाया गया कि वीनस जो है उसमें 2 एक्टिव वॉल्केनो जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। उनको नाम दिया गया है ओजामोन्स और माथमोन्स। ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है, जो हाल ही में नई स्टडी आई है वो वीनस के रिगार्डिंग आई है कि उस पर एक्टिव वॉल्केनो जो हैं वो पाए गए हैं। ध्यान रखना है आपने, शुक्र ग्रह। नेक्स्ट है हमारा गुजरात कोर्ट फाइंड्स राहुल गांधी गिल्टी, व्हाट इज़ 2019 डिफेमेशन केस अगेंस्ट हिम। गुजरात कोर्ट ने राहुल गांधी को गिल्टी पाया है। 2019 में उनके अगेंस्ट एक डिफेमेशन केस जो था वो चलाया गया था। ये क्या मामला है पूरा, इसके बारे में जान लेते हैं। तो बताना चाहूँगी कि 2019 में जब चुनाव चल रहे थे, उस वक्त जब रैली चल रही थी तो राहुल गांधी जी के द्वारा ऐसा एक स्टेटमेंट दिया गया था जिसमें कि उन्होंने
रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि ये कैसे पॉसिबल है कि जितने भी जो चोर हैं उनका सरनेम मोदी ही होता है। ठीक है, ये रैली हुई थी कोलार में, कर्नाटका में। ठीक है, लोकसभा के इलेक्शंस चल रहे थे 2019 के, जबकि ये बात है। ठीक है, तो जो कांग्रेस लीडर है मिस्टर राहुल गांधी, ये वायनाड से एमपी हैं। ठीक है, तो जब उनको गिल्टी पाया गया तो उनको 2 साल की सज़ा सुनाई गई जेल की इस डिफेमेशन केस में। तो जब किसी एमपी को 2 साल की सज़ा हो जाती है, पूरे 2 साल की, एक दिन भी कम नहीं, पूरे 2 साल की सज़ा होती है, तो उनकी जो मेंबरशिप है वो चली जाती है। ठीक है, तो इस केस में उनको ये सज़ा सुनाई गई है और इनके अगेंस्ट ये जो मामला है, ये गुजरात हाई कोर्ट के जो मजिस्ट्रेट हैं एच वर्मा, उन्होंने मतलब कि ये सुनाया है। उनको आईपीसी के सेक्शंस 499 और 500 के तहत मतलब कि गिल्टी पाया गया है और सज़ा सुनाई गई है। और इसके अलावा मतलब वो अपील कर सकते हैं, फ़िलहाल उनको समय दिया गया है ताकि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकें। ठीक है, और ये जो डिफेमेशन का केस था उनके खिलाफ़ ये दर्ज किया गया था। बीजेपी के एमएलए हैं जिनका नाम है पुरनीश मोदी। ठीक है, उनका सरनेम मोदी था, तो उन्होंने ये वाला जो कंप्लेन थी उनके अगेंस्ट फाइल की थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सलीमा टेटे अपॉइंटेड एज AHF एथलीट एम्बेसडर। जो सलीमा टेटे जी हैं, ये नेशनल वुमेंस हॉकी टीम की मिडफील्डर हैं। ठीक है, इनको अपॉइंट किया गया है AHF एशियन हॉकी फेडरेशन कांग्रेस की तरफ से इनको अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ AHF। ठीक है, तो आपने इनका नाम ध्यान रखना है। 4 लोगों को और अपॉइंट किया गया है, जिनमें से ये आती हैं एशिया रीजन की तरफ से। नेक्स्ट है हमारा MT वासुदेवन नैयर अवॉर्डेड केरलाज हाईएस्ट सिविलियन ओनर। MT वासुदेवन नैयर जी को केरला का जो सबसे सर्वोच्च सम्मान है उसे नवाजा गया है। इस सम्मान को कहा जाता है केरला ज्योति। केरला ज्योति अवार्ड जो है वो इनको दिया गया है MT वासुदेवन नैयर जी को। जो सेकंड हाईएस्ट अवार्ड रहता है केरला का, वो होता है केरला प्रभा, जो कि शेयर किया जाएगा एक्टर मममूथी। ठीक है, जो कि फॉर्मर सिविल ऑफिसर थे टी मेधावन मेनन जी के साथ, और राइटर जो हैं ओमचेरी NN पिल्लई जी के साथ। ठीक है, ये शेयर किया जाएगा। फर्स्ट जो है वो MT वासुदेवन नैयर जी को है, जो सेकंड है केरला प्रभा, वो ये लोग शेयर करेंगे। ठीक है, वहाँ के जो गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने ये अवार्ड्स जो हैं वो इनको प्रेजेंट किए हैं। ठीक है, इसके अलावा बताना चाहूँगी कि केरला पुरस्कारनगल नाम की जो सेरेमनी है वो होती है, जहाँ पे कि अलग अलग लोगों को जिनके के ग्रेट कंट्रीब्यूशंस रहे होते हैं अलग अलग फील्ड में, सामाजिक क्षेत्र में, उनको इस सेरेमनी में मतलब कि अवार्ड जो हैं वो दिए जाते हैं। ठीक है, 3 तरह के अवार्ड दिए गए हैं इस सेरेमनी में, केरला ज्योति, केरला प्रभा और केरला श्री। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी मनरेगा वेजेस रेट्स रिवाइज्ड बाय अप टू 10% फॉर 2023-24 फिस्कल ईयर। मनरेगा जो कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, इसके जो रेट हैं अभी इस साल 1 अप्रैल से इनको इंक्रीज़ किया जा रहा है। ये अनाउंसमेंट की गई है 24 मार्च को। ठीक है, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है उन्होंने एक नोटिफिकेशन इशू किया है, जिसमें कि ये बताया गया है कि ये जो इस स्कीम के तहत लोग काम करते हैं उनके जो वेजेस हैं, उनकी जो मजदूरी की दरें हैं, उनको बढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसमें हाइक की जाएगी। ठीक है, तो अब तक हमारे पूरे देश में जहाँ जहाँ पे भी ये स्कीम चल रही है, जिन स्टेट्स में भी चल रही है, सबसे ज़्यादा जो मजदूरी की दर है वो हरियाणा में है। वहाँ पे मज़दूर को पर डे 357 रुपीज़ दी जाते हैं इस स्कीम के तहत। ठीक है, ये जो महात्मा गांधी स्कीम जो है मनरेगा की। और इसके अलावा जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है, इसमें लोएस्ट इनकी जो मज़दूरी दर है पर डे की 221 रुपये है। ठीक है, तो इस बार ये जो है इसको रिवाइज़ किया जा रहा है। ठीक है,
और ये जो हाइक होगी वो 7 रुपये से लेके 26 रुपये तक की होगी, जो कि 1 अप्रैल से जो है जिसको कि लागू कर दिया जाएगा। पिछले साल के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो वेजेस हैं वो राजस्थान ने इंक्रीज़ की थी। इनका जो रिवाइज्ड था, पहले इनका 231 था 2022-23 के लिए, बाद में इन्होंने इंक्रीज़ करके 255 रुपये प्रतिदिन कर दिया था। बिहार और झारखंड जो है उनका भी 8 साल के बाद मतलब कि इसमें इंक्रीज़ हुआ है। पिछले साल मनरेगा का जो वर्कर था उसको इन स्टेट्स में 210 रुपये प्रतिदिन मिलते थे, लेकिन अब वहाँ पे 228 रुपये प्रतिदिन मिलते हैं। ठीक है, तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जो कि पूरे देश में वो लोग जो कि ग्रामीण इलाकों में रहते हैं उनको 100 दिन की जो काम है, 100 दिन का काम सुनिश्चित किया जाता है, गारंटी वेज उनको दिया जाता है, ताकि वो लोग जो कि फाइनेंशियली मतलब कि बहुत स्ट्रांग नहीं है और अनस्किल्ड हैं, ठीक है, अडल्ट हैं और काम करना चाहते हैं, उनको सुनिश्चित तौर पर 100 दिन का रोज़गार दिया जाता है इस स्कीम के तहत। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपने, मनरेगा की जो वेज रेट है उनको रिवाइज़ किया गया है 10% से। नेक्स्ट है हमारा NGT स्लैब्स 10 करोड़ पेनल्टी टू केरला गवर्नमेंट। हाल ही में जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसकी तरफ से केरला गवर्नमेंट पे 10 करोड़ की पेनल्टी डाली गई है, 10 करोड़ का जुर्माना डाला गया है, क्योंकि इसकी फेलियर की वजह से, क्योंकि हमारी जो 2 केरला में बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं, वेम्बनाड और अष्टमुड़ी लेक्स की, जो कि रामसर साइट हैं, जो कि इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस की साइट हैं, जो कि यूनेस्को का जो 1971 का कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स हुआ था रामसर ईरान में, उसकी साइट्स हैं। इसको केरला गवर्नमेंट फेल हुई है कंजर्व करने में, पोल्यूशन का ध्यान रखने में, क्योंकि उस केरला गवर्नमेंट की फेलियर की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी जो है वो फैली है, जिसकी वजह से NGT की वजह से इस पर फ़ाइन लगाया गया है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही मतलब सेंसिटिव एरियाज़ हैं, इकोलॉजिकली सेंसिटिव वेटलैंड्स हैं, और इनकी जो कॉन्जर्वेशन है इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया है। अब क्या होगा, ठीक है, तो देखा जाए तो ये जो फ़ाइन है ये एक चीफ सेक्रेटरी की देख रेख में मतलब कलेक्ट किया जाएगा। ये देखा जाएगा कि किस एरिया से, मतलब कि जैसे कि अलग अलग बॉडीज़ होती हैं, जैसे रेलवे हो गया, लोकल बॉडीज़ हो गया, इंडस्ट्रीज़ हो गया, इनमें से कौन सी जो बॉडी है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रही है इन एरियाज़ को गंदा करने के लिए, इन लेक्स को गंदा करने के लिए, उसी हिसाब से इनसे ये जो फंड है वो कलेक्ट किया जाएगा और इन साइट्स की वापस कॉन्जर्वेशन में, रख रखाव में, साफ़ सफाई में लगाया जाएगा। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि NGT ने केरला गवर्नमेंट पे 10 करोड़ का फ़ाइन लगाया है। ठीक है, अब NGT के बारे में बात करें, ये जो बॉडी है इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2010 में अंडर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, ऐसे केसेस को हैंडल करने के लिए जो कि इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन से रिलेटेड हैं, उसकी कॉन्जर्वेशन से रिलेटेड हैं। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है और इसकी जो रीजनल बेंचेस हैं वो काफ़ी सारी इंडिया की सिटीज़ में मौजूद हैं। ठीक है, इस ट्रिब्यूनल में चेयरपर्सन होता है, काफ़ी सारे जुडिशियल मेंबर होते हैं, एक्सपर्ट मेंबर होते हैं, जिनको कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। जो NGT है इसके पास पावर है सभी किस्म के जो सिविल केसेस हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ठीक है, जो डिस्प्यूट्स हैं और इससे रिलेटेड जितने भी लॉ बनाए जाते हैं उनकी प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट से रिलेटेड या फिर जो पोल्यूशन कंट्रोल मेजरमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं उनको सुनने की अथॉरिटी होती है इसके पास। ठीक है, इसके अलावा ये ऐसी अपील भी सुन सकती है जो कि किसी भी रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंडर आती हैं। ठीक है, और रेलेवेंट लॉज को इम्प्लीमेंट करने से रिलेटेड होती हैं। जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है इसके पास पावर होती है ताकि ये ऐसे लोगों के अगेंस्ट एक्शन ले सकें, इंडस्ट्रीज़ के अगेंस्ट एक्शन ले सकें, इवन के जो सरकारी एजेंसीज़ हैं उनके अगेंस्ट भी एक्शन ले सकती है जो कि इन्वायरमेंट को वायलेट करते हैं। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है NGT के बारे में भी। नेक्स्ट है हमारा
नेक्स्ट है हमारा अर्थ आवर डे 2023, डेट, हिस्ट्री, थीम एंड सिग्निफिकेंस। अर्थ डे, जो इम्पॉर्टेंट डेज मैंने कवर किए थे उसमें से ये डेट छूट गया था, तो इसलिए मैंने इसको इसमें ऐड कर लिया। 25 मार्च को ये जो दिन है इसको ऑब्ज़र्व किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। इसका एम ये है कि जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ हैं और उनको डिक्रीज़ किया जाए, ताकि मतलब कि जो भी एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ते हैं हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर या फिर हमारी आने वाली जनरेशन्स के ऊपर, उनको रोका जा सके। ठीक है, तो इस बार ये जो दिन है इसको 25 मार्च को मनाया गया है। ठीक है, ये मोमेंट जो थी इसको इनिशिएट किया गया था WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा। ठीक है, और द एनुअल इवेंट इनकरेजेस पीपल टू लाइट ऑफ मोमेंट। तो इसका ये जो मोटिव है इस बार का, लाइट ऑफ मतलब कि लाइट को ऑफ़ कर दिया जाए जब ज़रूरत नहीं है, इस मोमेंट से रिलेटेड है कि हम अपनी जो कमिटमेंट है अपने जो ग्रह है उसके प्रति जो है वो दिखा सकें। ठीक है, छोटा सा इनिशिएटिव है लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा होगा। इस बार की जो थीम रही है वो वही रही है जो कि 2022 की थी, इन्वेस्ट इन आवर प्लानट। मतलब कि अगर हम अपने प्लानट पे इन्वेस्ट करेंगे तो उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं आगे चल के हमारी फ्यूचर जनरेशन्स को मिलेगा और हमें ही मिलेगा। ठीक है, तो इन्वायरमेंट को और बेहतर बनाने के लिए ये जो दिन है इसको ऑब्ज़र्व किया जाता है। अर्थ आवर डे 25 मार्च। नेक्स्ट है हमारा परिणीता डायरेक्टर प्रदीप सरकार पासिस अवे एट 68। एक बहुत ही फेमस फिल्म थी परिणीता, उसके जो डायरेक्टर थे प्रदीप सरकार जी, उनका हाल ही में देहांत हो गया है। 68 ईयर्स के थे वो। 24 मार्च को उनका देहांत हुआ है। उन्होंने और भी कई सारी फेमस फिल्में जो हैं वो बनाई थी, जैसे परिणीता, लागा चुनरी में दाग, मर्दानी, हेलीकॉप्टर ईला। ठीक है, ये सारी फिल्में जो थी उनके द्वारा बनाई गई थी। हॉस्पिटल में ही थे जब उनका देहांत हुआ। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है इनका नाम प्रदीप सरकार जी का। नेक्स्ट है हमारी न्यूज़, अशनीर ग्रोवर लॉन्च्ड क्रिकेट फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप क्रिकपे। अशनीर ग्रोवर जी जो हैं इनके द्वारा एक क्रिकेट फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप जो है क्रिकपे, इसको जो है वो लॉन्च किया गया है। अशनीर ग्रोवर जी जो कि भारत पे के को फाउंडर हैं, उनके द्वारा ये जो ऐप है इसको लॉन्च किया गया है IPL के चलते। ठीक है, ये जो ऐप है ये compete करेगी कुछ राइवल ऐप्स हैं, जैसे कि ड्रीम 11 है, मोबाइल प्रीमियर लीग है, गेम्स 24/7, माई 11 सर्कल। ठीक है, तो अशनीर ग्रोवर जी जो हैं इन्होंने $4 मिलियन का जो फंड है उसको रेज़ किया, लगभग 2 दर्जन एंजल इन्वेस्टर के द्वारा। ठीक है, जिसमें कि अनमोल सिंह जग्गी जी, अनिरुद्ध केडिया और विशाल केडिया जी जो आते हैं। ठीक है, तो बताना चाहूँगी कि इससे पहले ग्रोवर जी जो थे वो एसोसिएटेड थे भारत पे और ग्रोफर से, दोनों की दोनों जो हैं ये यूनिकॉर्न्स हैं। ठीक है, तो इस ऐप का जो मेन टारगेट होगा वो होगा IPL के जो टूर्नामेंट होने वाले हैं उससे मतलब कि रिलेटेड होगा पूरा का पूरा ये। ठीक है, तो ये जो मैचेस हैं ये 31 मार्च से स्टार्ट होने वाले हैं। आपने ध्यान रखना है, क्रिक पे लॉन्च किया गया है अशनीर ग्रोवर जी के द्वारा। नेक्स्ट है हमारी न्यूज़, अमिड प्रोटेस्ट राजस्थान बिकम फर्स्ट स्टेट टू पास राइट टू हेल्थ बिल। काफ़ी सारे विरोध प्रदर्शनों के चलते राजस्थान एक पहला ऐसा स्टेट बन गया है जिसने कि राइट टू हेल्थ बिल को इंट्रोड्यूस किया है अपने राज्य में। डॉक्टर्स जो हैं और जितना भी मेडिकल स्टाफ है, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, इस बिल का ख़ास तौर पर विरोध कर रहे हैं। ठीक है, और वो ये कह रहे हैं कि इससे जो प्राइवेट हेल्थ सेक्टर है वो तो पूरी तरह से ख़त्म ही हो जाएगा। ठीक है, अब ये बिल क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी, उन्होंने 21 मार्च को एक बिल पास किया है, राइट टू हेल्थ बिल, जिसमें कि उन्होंने ये कहा है कि जितने भी OPD आउट पेशेंट डिपार्टमेंट सर्विसेज हैं और जितनी भी IPD इन पेशेंट डिपार्टमेंट सर्विसेज हैं वो पब्लिक हेल्थ को मद्देनज़र रखते हुए जो स्टेट है वहाँ के लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब कि उनको दी जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पे मतलब कि उन्होंने ये भी मेंशन किया है ख़ास तौर पर कि अगर कहीं पे कोई इमरजेंसी है, ठीक है, तो उस केस में बिना पेमेंट लिए
मरीज को जो इलाज है वो प्रोवाइड कराना मैंडेटरी होगा, ठीक है। तो लोग मतलब जो डॉक्टर्स हैं और जो मेडिकल स्टाफ है इसलिए प्रोटेस्ट कर रहा है क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि बिल में उन्होंने ये तो कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है कि इमरजेंसी जो सिचुएशन है वो कौन सी होगी, इमरजेंसी कंडीशन कौन सी होगी। इस तरह से उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, जितने भी डॉक्टर्स हैं और जितना भी मतलब उनका जो प्राइवेट सेक्टर है मेडिकल, उसको काफ़ी लॉस होगा। तो इस वजह से डॉक्टर्स के द्वारा ये जो प्रोटेस्ट है वो किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी न्यूज़, एमपी वेटरन जर्नलिस्ट अभय छाजलानी डाइज एट 88। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे ये, एक पुराने जर्नलिस्ट थे अभय छाजलानी जी, इनकी मृत्यु हो गई है 88 साल की उम्र में, ठीक है। एक हिंदी डेली नई दुनिया एडिटोरियल था जो कि ये मतलब कि लिखा करते थे। पद्मश्री अवार्डी भी थे, 2009 में इनको पद्मश्री मिला था उनके कंट्रीब्यूशन के लिए जर्नलिज्म के सेक्टर में। पिछले कुछ समय से वो ठीक नहीं चल रहे थे और वो बिस्तर पे ही थे, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने सर्व किया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर एसोसिएशन ILNA में, और इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी में भी उन्होंने सर्व किया हुआ है, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं थे बल्कि वो मध्य प्रदेश से थे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारी न्यूज़, पंकज अडवाणी रिटेन्स एशियन बिलियर्ड्स टाइटल डिफीटिंग दमानी। पंकज अडवाणी जी जो हैं उन्होंने अपना जो एशियन बिलियर्ड का टाइटल है उसको जीत लिया है और उन्होंने यहाँ पे ब्रिजेश दमानी जी को 5-1 से हराया है। ये जो फाइनल मैच था ये कतर बिलियर्ड्स और स्नूकर फेडरेशन अकेडमी में हुआ था। जो अडवाणी जी हैं, पंकज अडवाणी जी हैं, उन्होंने इंटरनेशनल बिलियर्ड्स और स्नूकर फेडरेशन जो है उसको जीता है 25 बार, ठीक है। 37 साल के हैं, बेंगलुरु से हैं, ठीक है। और बिलियर्ड वर्ल्ड टाइटल 17 बार वो जीते हैं, ठीक है। इसके अलावा IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैम्पियनशिप को वो 16 बार जीते हैं। इसके अलावा वो वर्ल्ड टीम बिलियर्ड्स चैम्पियनशिप को 1 बार जीते हैं, ठीक है। उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था इंग्लिश बिलियर्ड सिंगल में 2006 में और 2010 में एशियन गेम्स में, ठीक है। तो बेहद ही काबिल हैं पंकज अडवाणी जी। नेक्स्ट है हमारा, स्टारबक्स न्यू CEO लक्ष्मण नरसिम्हन टेक्स हिज सीट। स्टारबक के जो नए CEO हैं लक्ष्मण नरसिम्हन जी, उन्होंने अपनी जो पोजीशन है उसको संभाल लिया है, ठीक है। इन्होंने लक्ष्मण नरसिम्हन जी ने जो सक्सीड किया है, इन्होंने किया है सक्सीड हॉवर्ड स्कॉल्ट्स जी को, ठीक है। और ये अपनी ये जो पोजीशन है ये सितंबर में संभाल लेंगे। इससे पहले जो नरसिम्हन जी हैं जो कि 55 इयर्स के हैं, उन्होंने रैकेट जो कि एक UK बेस्ड कंज्यूमर हेल्थ हाइजीन और न्यूट्रिशन कंपनी है उसके CEO के तौर पे उन्होंने काम किया है। इससे पहले उन्होंने लंबे समय तक पेप्सिको के एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम किया है। स्टारबक कॉरपोरेशन जो है ये एक अमेरिकन मल्टीनेशनल चेन है कॉफ़ी हाउसेस की। इसके अलावा रोस्ट्री रिजर्व्स हेडक्वार्टर्स इन सैटल वाशिंगटन, इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो वाशिंगटन में है और ये दुनिया की सबसे बड़ी कॉफ़ी हाउस चेन है स्टारबक्स, ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा, वर्ल्ड्स टॉप 10 बिलियनियर्स लिस्ट रिलीज्ड बाय हुरून रिसर्च प्लेटफॉर्म। इससे पहले जो पिछला वीडियो था उसमें भी हमने एक लिस्ट की बात की थी जो कि बिलियनियर्स लिस्ट थी, वो ब्लूमबर्ग की थी। ये वाली जो है ये हुरून की है, तो इसका आपने खास तौर की डिफरेंस जो है इसका आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अभी जो हाल ही में हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट जो है उसको रिलीज़ किया गया है, इसमें जो मुकेश अंबानी जी हैं जो कि चेयरमैन हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के, उनको एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति जो है वो बताया गया है, ठीक है। और उनको दुनिया के जो टॉप 10 बिलियनियर्स हैं उनमें जगह मिली है। बावजूद इसके कि उनकी जो वेल्थ है वो 20% उसमें डिक्लाइन आया है, पर फिर भी अंबानी जी जो हैं वो पूरी दुनिया के जो बिलियनियर्स हैं उनमें वो 9th पोजीशन में आते हैं, ठीक है। और उनकी जो वेल्थ है $82 बिलियन बताई गई है इसमें,
ठीक है। ये जो रिपोर्ट है इसको कंपाइल किया गया है रिसर्च प्लेटफॉर्म हुरून इन कोलैबोरेशन विद द रियल एस्टेट ग्रुप M3M, ठीक है। इसका टाइटल दिया गया है द 2023 M3M हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट, ठीक है। तो इसकी डिटेल में इस लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। स्टेट्स ऑफ द हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट, ठीक है। इसमें जो टॉप 10 है इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं एलन मस्क जी, जिनकी जो वेल्थ है वो 205 US बिलियन डॉलर है। फिर जेफ बेजोस जी आते हैं, उसके बाद बर्नार्ड अर्नॉल्ट जी आते हैं, फिर बिल गेट्स आते हैं, फिर वॉरेन बफेट आते हैं, फिर सर्गे ब्रिन आते हैं, फिर लैरी पेज आते हैं, फिर स्टीव बाल्मर आते हैं, फिर मुकेश अंबानी आते हैं, और उसके बाद बर्ट्रांड पुएच एंड फैमिली आते हैं, ठीक है। कुछ इसी तरह से मैंने इनकी तस्वीरें दी हुई हैं, आप इनका ध्यान रख सकते हैं। पहले मैंने टॉप 6 दिए हैं, उसके बाद 9th नंबर पे जो हमारे इंडियन हैं मुकेश अंबानी जी, उनका है, ठीक है। तो आपने ध्यान रख लेना है इन सब का। और हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट है ये, इसका भी ध्यान रखना है। ब्लूमबर्ग की अलग है, इनकी अलग है, ठीक है। और अगर हम इंडियंस की बात करें, इंडिया में कौन कहाँ पे आता है, सबसे पहले नंबर पे मुकेश अंबानी जी हैं, जिनकी पोजीशन है 9th। 23rd नंबर पे आते हैं, वैसे सेकंड इंडियन सेकंड, और ओवरऑल मतलब वर्ल्ड में 23rd नंबर पे आते हैं गौतम अडानी जी। इनकी जो वेल्थ है वो 53 बिलियन US डॉलर है, ठीक है। और साइरस पूनावाला जी 3rd नंबर पे आते हैं। शिव नडार और फैमिली 4th नंबर पे आते हैं। लक्ष्मी एन मित्तल जी जो है वो आते हैं 5th नंबर पे। उनके बाद SP हिंदुजा एंड फैमिली, फिर दिलीप संघवी एंड फैमिली। इस तरह से आप इन सब के जो नाम हैं वो नोटिस रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हिमाचल साइंस MOU विद फ्रेंच एजेंसी टू इम्प्रूव ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन। हिमाचल प्रदेश के द्वारा MOU साइन किया गया है फ्रेंच एजेंसी के साथ, ताकि जो ड्रिंकिंग वाटर और जो सैनिटेशन है उसको और बेहतर बनाया जा सके, ठीक है। अंडर द प्रोजेक्ट ₹612 करोड़ वुड बी प्रोवाइडेड बाय AFD के द्वारा 612 करोड़ का जो फंड है वो प्रोवाइड कराया जाएगा हिमाचल के स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। ऐसा हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सुक्खू जी, उनके द्वारा बताया गया है, ताकि जो पीने का जो पानी है, इसके अलावा जो सैनिटेशन की जो सर्विसेज हैं उनको 5 टाउन है हिमाचल प्रदेश के उनमें बेहतर बनाया जा सके, ठीक है। इसके लिए इसी प्रोजेक्ट के लिए 817.12 करोड़ रुपए जो है उसका फ़ंड जो है वो साइन किया गया है, ठीक है। फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी फ्रांसीसी डे डेवलपमेंट के साथ AFD इसका नाम है, मतलब AFD इसको शॉर्ट में बोला जाता है, फुल फॉर्म इसका ये है, ये फ्रेंच ही मतलब नाम है। इसके अलावा ये जो साइन हुआ है ये CM जी की प्रेजेंस में हुआ है। इसके अलावा जो डिप्टी CM है मुकेश अग्निहोत्री जी, इसके अलावा जो जल शक्ति विभाग के जो सेक्रेटरी हैं अमिताभ अवस्थी जी, उनके और स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे इसको AFD के साथ साइन किया गया है, ठीक है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो आप समझ ही गए हैं, ताकि जो सीवेज की जो फैसिलिटीज़ हैं, ड्रिंकिंग वाटर की, सैनिटेशन की जो फैसिलिटीज़ हैं उनको बेहतर बनाया जा सके। अब ये जो 5 टाउन हैं ये कौन से हैं, ये है मनाली, बिलासपुर, पालमपुर, नाहन और करसोग। मैं रिपीट कर देती हूँ, मनाली, बिलासपुर, पालमपुर, नाहन और करसोग। इन जगहों की जो ड्रिंकिंग वाटर की जो फैसिलिटी है उनको बेहतर बनाने के लिए ये किया गया है। नेक्स्ट है हमारा बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, रिटन बाय रचना बिस्वत रावत। एक नई बुक लिखी गई है रचना बिस्वत रावत जी के द्वारा। बुक का नाम है बिपिन द मैन बिहाइंड यूनिफॉर्म। रचना जी एक भारतीय जर्नलिस्ट हैं और राइटर हैं, ठीक है। उन्होंने ये बुक जो है वो लिखी है बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, ठीक है। इसको पब्लिश किया गया है पेंगुइन वीर और पेंगुइन रैंडम हाउस इम्प्रिंट के द्वारा, ठीक है। इसका जो मेन फोकस है वो बिपिन रावत जी की लाइफ पर्सनालिटी, उनके जो प्रिंसिपल थे उनके जीवन भर में, उसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। बिपिन रावत जी भारत के पहले CDS थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, ठीक है। उनका 2021 में बहुत ही ट्रेजिकली एक हेलीकॉप्टर क्रैश में उनका देहांत हो गया था। ये जो बुक है इसको प्रेजेंट किया गया
जो हमारे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है मिस्टर राजनाथ सिंह, उनको ऑथर के द्वारा, ठीक है। और ये एक ट्रिब्यूट है जनरल रावत जी को, उनकी ज़िंदगी और उनकी अचीवमेंट्स को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्टेडियम नेम्ड आफ्टर हॉकी स्टार रानी रामपाल, फर्स्ट वुमेन टू गेट दिस ओनर। रानी रामपाल जी एक हॉकी स्टार हैं, उनके नाम पर एक हॉकी स्टेडियम का नाम डाला गया है और वो पहली ऐसी हॉकी प्लेयर हैं जिनको कि ये जो ओनर है वो दिया गया है, ठीक है। अब कहाँ पे है ये स्टेडियम, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बताना चाहूँगी कि MCF रायबरेली जो है उसको रीनेम किया गया है रानीज़ गर्ल्स हॉकी टर्फ। रानीज़ गर्ल्स हॉकी टर्फ, ये साइड पे आप पिक्चर में देख भी सकते हैं, ये है वो स्टेडियम। पहले इसका जो नाम था वो था MCF रायबरेली, ठीक है। इससे पहले, इस साल से पहले उन्होंने जो रानी रामपाल जी हैं, उन्होंने सक्सेसफुल कमबैक किया था इंडियन हॉकी टीम में, ठीक है, जब साउथ अफ्रीका का टूर था, ठीक है। तो इसके अलावा प्रायर टू दिस शी हैड लास्ट प्लेड फॉर इंडिया इन FIH वुमेंस हॉकी प्रो लीग 2021 अगेंस्ट बेल्जियम वेयर शी अर्नड हर 25th, माफ़ कीजिएगा 250th कैप, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है इनका नाम। नेक्स्ट है द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023, इंडिया रैंक्ड 126। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है 2023 की, उसको रिलीज़ कर दिया गया है, जिसमें कि भारत का जो स्थान है वो 126वां है। दुनिया की जो सबसे खुश कंट्री है वो है फिनलैंड, दूसरे नंबर पे डेनमार्क आती है, थर्ड नंबर पे आइसलैंड आती है, फोर्थ नंबर पे इज़राइल आती है, सो ऑन। बाकी आप नाम देख सकते हैं। इंडिया का आपने पोजीशन याद रखना है 126। सबसे टॉप पे कौन है? फिनलैंड। 126 है इंडिया, ठीक है। इस रिपोर्ट के बारे में और बात कर लेते हैं। बताना चाहती हूँ कि फ़िनलैंड जो है वो दुनिया की सबसे खुश कंट्री है, ठीक है, जैसे कि हम बात कर ही चुके हैं। द रैंकिंग्स आर बेस्ड ऑन डेटा फ्रॉम मेन लाइफ इवैल्यूएशन क्वेश्चन इन गैलप वर्ल्ड पोल विच मेजर्स हाउ हैप्पी सिटीजन्स परसीव देमसेल्फ टू बी, ठीक है। तो मतलब कि कौन सी कंट्री के लोग कितना खुश रहते हैं, ठीक है, ये इस चीज़ के ऊपर बेस्ड होती है ये जो रिपोर्ट होती है। इंडिया की जो पोजीशन है वो पहले से इम्प्रूव हुई है। पिछली बार जो इंडिया की पोजीशन थी वो 136 थी, अब 126 है, तो 10 पोजीशन तो मतलब कि ये अपनी तरफ से ऊपर आया ही है। बाकी बताना चाहूँगी कि कुल जो कंट्रीज़ थी जिनका सर्वे हुआ था वो 137 थी। इस वक्त जो अफ़गानिस्तान है वो सबसे मतलब बॉटम में है, 137th पोजीशन पे मतलब कि इसको रखा गया है। वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा दुखी हैं, ठीक है। बावजूद इसके कि रशिया और यूक्रेन की लॉन्ग टाइम फ़ाइट जो है वो चल रही है, बावजूद इसके रशिया का जो रैंक है वो 70वां है और यूक्रेन का 92वां है। मतलब कि इंडिया से वहाँ वॉर चल रही है, बावजूद इसके इंडिया से बेहतर स्थिति में उनको इस रिपोर्ट में रखा गया है। कहीं ना कहीं ये जो रिपोर्ट्स होती हैं ये विश्वसनीय होती भी नहीं है, पर फिर भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा पद्म लक्ष्मी बिकम्स केरलाज फर्स्ट ट्रांसजेंडर लॉयर। केरला की पहली ट्रांसजेंडर लॉयर बन गई हैं, ट्रांसजेंडर वकील बन गई हैं, नाम है इनका पद्मा लक्ष्मी जी। केरला को अपनी पहली ट्रांसजेंडर लॉयर मिल गई हैं, ठीक है, नाम आप याद रखिएगा। ये एडवोकेट हैं विद बार काउंसिल ऑफ केरला, ठीक है। शी वॉज वन अमंग ओवर 1500 लॉ ग्रेजुएट्स हु वर एडमिटेड ऑन द रोल्स ऑफ केरला बार council as advocates in enrollment ceremony held March 19. She was personally congratulated by केरला लॉ मिनिस्टर P राजीव ऑन दिस ओकेजन, ठीक है। लगभग 1500 ग्रेजुएट थे जिन्होंने कि इसके लिए जो था वो अप्लाई किया था, जिसमें से कि ये चुनी गई हैं और इनको पर्सनली कॉन्ग्रेचुलेट किया गया है जो लॉ मिनिस्टर हैं मिस्टर P राजीव, उनके द्वारा इस ओकेजन पे। नेक्स्ट है हमारा इंडिया 8th मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, स्विस फेम IQ एयर रिपोर्ट। स्विस फर्म के द्वारा IQ एयर रिपोर्ट जो है उसको रिलीज़ किया गया है, जिसमें कि दुनिया की 8वीं सबसे पोल्यूटेड कंट्री है इंडिया, ठीक है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले इंडिया की जो पोजीशन थी वो 5th थी, अब 8th हो गई है, ठीक
ठीक है। इसके ये जो रिपोर्ट है इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, अगर इन पैरामीटर्स को आप फॉलो नहीं करते हो तो आपकी जो स्थिति है वो ख़राब हो जाती है। भारत की 2 सिटीज़ हैं जो कि मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ दुनिया की मानी गई हैं। एक है भिवाड़ी जो कि दिल्ली के नज़दीक ही है, दूसरा दिल्ली को माना गया है, ठीक है। इनकी जो स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड है, ठीक है। यहाँ तक कि इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो 50 दुनिया के सबसे गंदे शहर हैं उनमें से 39 सिटीज़ तो इंडिया की ही हैं, ठीक है। और कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि इन पैरामीटर्स को फॉलो करती हैं और बेटर परफॉर्म कर रही हैं। उनमें आता है ऑस्ट्रेलिया, एस्टोनिया, फिनलैंड, ग्रेनाडा, आइसलैंड, न्यूजीलैंड। ये जो है ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो पैरामीटर हैं, गाइडलाइन है, उसको फॉलो कर रहे हैं और बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा इस रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं। ये जो लिस्ट दी गई है यहाँ पे ये मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज़ की दी गई है, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे है चाड, सेकंड नंबर पे है इराक, थर्ड नंबर पे है पाकिस्तान, चौथे नंबर पे है बहरीन, पाँचवें नंबर पे है बांग्लादेश, फिर है बुर्किना फासो, फिर कुवैत है, फिर इंडिया है, इंडिया के बाद इजिप्ट और तजाकिस्तान आते हैं, ठीक है। तो आप इस रिपोर्ट को ध्यान रख सकते हैं। The research makes a distinction between Big Delhi and the capital city of New Delhi because Delhi is historically been a most polluted capital in the world. Both cities rank among the top 10, but N'Djamena in Chad has the dubious distinction of being the world's most polluted capital. Pollution levels have decreased in NCR areas including Noida, Ghaziabad, Gurugram and फरीदाबाद। दिल्ली तो पोल्यूटेड है लेकिन इसके जो आसपास के नेशनल कैपिटल रीजन्स हैं उनमें जो पोल्यूशन लेवल है वो डिक्रीज़ हुआ है, जैसे कि नोएडा में, गाज़ियाबाद में, गुरुग्राम और फरीदाबाद में। तो आपने ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा टाइम लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2023 रिलीज्ड। 2 इंडियन प्लेसेस मेक्स द लिस्ट, ठीक है। टाइम लिस्ट में दुनिया के जो ग्रेटेस्ट प्लेसेस हैं उसकी लिस्ट को रिलीज़ कर दिया गया है। इंडिया की 2 जगहें आई हैं। चलो कोई तो अच्छी खबर आई इंडिया के बारे में। इंडियाज़ मयूरभंज एंड लद्दाख which have been chosen for their endangered tigers and historic temples as well as their adventures and cuisine respectively are 2 of the 50 locations which are featured in the Time magazine's list of world's greatest places in 2023। तो आपने ध्यान रखना है भारत का मयूरभंज और लद्दाख, इनको दुनिया के ये जो 50 लोकेशंस हैं ग्रेटेस्ट प्लेसेस की 2023 की, उनमें जगह मिली है, ठीक है। ताम्पा फ्लोरिडा, विलमेटे वैली, ओरेगॉन, रियो ग्रांडे PR, टक्सन एरिज़ोना, ये सारी जगहें भी इसमें शुमार की गई हैं, ठीक है। ये जो साइड में 2 पिक्चर्स दी गई हैं ये है, फर्स्ट वाली है मयूरभंज की और नीचे वाली जो लेक वाली है, लेक और पहाड़ों वाली, ये लद्दाख की है। नेक्स्ट है हमारा UAE's इमार फर्स्ट ओवरसीज़ कंपनी टू स्टार्ट मेगा मॉल प्रोजेक्ट इन कश्मीर। UAE की इमार एक रियल इस्टेट कंपनी है जो कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ज़रिए जम्मू एंड कश्मीर में जो है वो अपने मॉल वगैरह जो है वो इस्टेब्लिश करने जा रही है। ये करेगी जो श्रीनगर के बाहरी इलाके हैं वहाँ पे, ठीक है। श्रीनगर जो है वो समर कैपिटल है इस जम्मू एंड कश्मीर की, ठीक है। इसका जो फाउंडेशन स्टोन है ये रखा गया लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के द्वारा, रखा गया सिमपोरा एरिया जो कि श्रीनगर की बाहरी इलाकों में आता है, ठीक है। इस ओकेजन में बात करते हुए मनोज सिन्हा जी ने मतलब कि इस चीज़ को वेलकम किया है और कहा है कि ये जो दिन है ये एक हिस्टोरिक ऐतिहासिक दिन है जम्मू के कश्मीर के इतिहास में, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है UAE की इमार, ठीक है, ये रियल इस्टेट कंपनी है जो कि वहाँ पे अपनी मेगा मॉल स्टार्ट करने जा रही है। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। इंडिया का जो रैंक है इसमें 13वां है, ठीक है, और अफ़गानिस्तान जो है उसने इसमें टॉप किया है। ये लगातार चौथा साल है जब अफ़गानिस्तान जो है उसको टॉप पे रखा गया है, बावजूद इसके कि वहाँ पे जो डेथ रेट है वो डिक्रीज़ हुआ है 70%।
ठीक है। बावजूद इसके जो अफ़गानिस्तान है वो उसको टॉप पे रखा गया है। इंडिया की पोजीशन 13th है, ठीक है, क्योंकि इंडिया के जो हालात हैं उनमें पिछले सालों के मुकाबले बहुत ही मतलब कम इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिली है, कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट देखने के लिए नहीं मिली है। जो 25 वर्स्ट हिट नेशंस है उनमें इंडिया आता है, ठीक है। तो इंडिया को इस पे अभी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो टेररिज्म है वो कंट्री किसी भी नेशन के लिए एक थ्रेट है। इसके बारे में डिटेल में थोड़ा बात कर लेते हैं कि फाइंडिंग्स क्या है इस इंडेक्स की। इंडिया जो है उस पर भी हाई इम्पैक्ट बताया गया है, इसीलिए जो पोजीशन है इसकी वो 13th रही है, ठीक है। सेकंड नंबर पे बुर्किना फासो आता है, थर्ड नंबर पे सोमालिया आता है, फर्स्ट नंबर पे अफगानिस्तान आपको ध्यान रखना है, फोर्थ नंबर पे माली और फिफ्थ नंबर पे सीरिया, ठीक है। तो इंडिया was among 25 worst terror hit countries, and among 56 of the 120 nations surveyed, no respondents selecting war and terror as the biggest threat to the daily safety. The report lists the Communist Party of India Maoist as the 12th deadliest terror group in 2022. जो भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है उसको दुनिया के जो डेडली टेरर ग्रुप है उनमें 12वीं पोजीशन मिली है, ठीक है। The Global Terrorism Index is an annual ranking produced by the Institute for Economics and Peace. Economics and Peace जो इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है इन रैंकिंग्स को। As even the definition of terrorism is hotly debated, it is essential to highlight that the methodologies used to measure terrorism are also contested. The Global Terrorism Index 163 countries of on 4 indicators weight over 5 years. 163 कंपनी को इस इंडेक्स में शामिल किया गया था। 4 मेन इंडिकेटर्स होते हैं जिसपे कि पिछले 5 सालों से इनको जो है वेटेज दी जा रही है। जो 4 फैक्टर्स हैं वो क्या है? द नंबर ऑफ़ टेररिस्ट इंसिडेंट पर ईयर, मतलब पूरे साल में कितने टेररिस्ट जो हमले हैं या जो घटनाएं हैं वो हुई हैं। दूसरा, दैट नंबर ऑफ़ फेटेलिटीज़ कॉज्ड बाय टेररिस्ट पर ईयर, कितने आघात पहुंचाए गए हैं टेररिस्ट के द्वारा, कितनी मतलब कि कैजुअलिटीज़ हुई हैं टेररिस्ट की घटनाओं के द्वारा। दूसरा वो द नंबर ऑफ़ इंजरीज कॉज्ड बाय टेररिस्ट पर ईयर, पूरे साल में कितने जो इंजरीज़ हैं वो पहुंचाई गई हैं, ज़ख्म पहुंचाए गए हैं। द टोटल प्रॉपर्टी डैमेज कॉज्ड बाय टेररिज्म पर ईयर, तो कितना जो प्रॉपर्टी डैमेज है वो हुआ है उसको भी मतलब कि कंसिडर किया जाता है। ये 4 जो पैरामीटर्स हैं वो रखे गए हैं। The index provides a comprehensive summary of the key global trends and patterns in terrorism since 2000. It produces a composite score in order to provide an ordinal ranking of countries on the impact of terrorism. तो ये सारे पॉइंट्स को आपने ध्यान में रखना है। इंडिया की पोजीशन ध्यान रखनी है, 13th है, टॉप किया गया है अफगानिस्तान के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा वाईकॉम 18 अनाउंसेस फॉर्मर कैप्टन MS धोनी एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। वाईकॉम 18 के द्वारा MS धोनी जी को अपना जो ब्रांड एम्बेसडर है वो नियुक्त कर लिया गया है, ठीक है। क्या है ये इनकरेज करता है टू वॉच देयर फेवरेट स्पोर्ट्स ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। वाईकॉम 18 जो धोनी जी हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे काफ़ी सारी जो नेटवर्क इनिशिएटिव्स एंड फीचर्स ऑन जियो सिनेमा अपकमिंग टाटा IPL कैंपेन अलॉन्ग विद प्रोमोटिंग द ब्रांड वाईकॉम, ब्रांड रिलेटेड टू वाईकॉम, ठीक है। तो वाईकॉम से रिलेटेड ऑब्वियसली मतलब कि जितनी भी चीज़ें हैं उनको वो प्रमोट करेंगे। वाईकॉम 18 का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। इसको फाउंड किया गया था नवंबर 2007 में। इसके जो CEO हैं वो है ज्योति S देशपांडे जी, ठीक है। Prime Minister Modi greets Sikh community on commencement of Nanak Shahi Samvat 555। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सिख समुदाय को जो नानक शाही सम्मत है 555 उसके कमेंसमेंट पे जो है वो ग्रीट किया गया, बधाई दी गई। ये जो कैलेंडर है इसको 2003 में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। इसको गुरु नानक देव जी के 500वें बर्थ एनिवर्सरी पर जो है वो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। गुरु नानक देव जी जो कि सिख रिलीजन के फाउंडर थे,
ये जो कैलेंडर है ये ट्रॉपिकल सोलर कैलेंडर है, ठीक है। ये जो कैलेंडर है इसको इस्तेमाल किया जाता है पूरी दुनिया में सिख श्रद्धालु जो हैं उनके द्वारा, जो 10 गुरु हैं उनके जो बर्थडेज होते हैं, जो उनके शहीदी दिवस होते हैं, इसके अलावा जो खालसा पंथ की स्थापना हुई थी, ये दिन जो है इस कैलेंडर के अकॉर्डिंगली वो लोग जो हैं वो निर्धारित करते हैं। जो साल शुरू होता है इस कैलेंडर का वो चैत महीने से होता है, जो कि 14 मार्च को आता है। नेक्स्ट है हमारा डेनमार्क, द फर्स्ट कंट्री टू इम्पोर्ट CO2 टू ब्यूरी इट अंडर सी। डेनमार्क दुनिया की पहली ऐसी कंट्री बन गया है जो कि CO2 को, कार्बन सिंक को समंदर के अंदर जो है वो ब्यूरी करेगा, ठीक है। जो डेनमार्क है वो लगभग 1800 मीटर नॉर्थ सी के बीचों बीच, मतलब कि ये जो कार्बन CO2 है उसको ब्यूरे करने जा रहा है, ठीक है। द CO2 ग्रेवयार्ड वेयर द कार्बन इज़ इंजेक्टेड टू प्रिवेंट फर्दर वार्मिंग टू द एटमॉस्फेयर। जो CO2 है आपको पता है ये ग्रीन हाउस गैस है, और जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती हैं ग्लोबल वार्मिंग को, ठीक है। तो इस वजह से मतलब डेनमार्क की तरफ से एफर्ट्स किए जा रहे हैं ताकि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो इन्वायरमेंट को प्रभावित ना करें, ठीक है। और इनका जो मिशन है वो है लगभग 2030 तक 8 मिलियन टन जो ग्रीन हाउस गैस है उसको ब्यूरे कर देना, ठीक है। द नॉर्थ सी इज़ पर्टिकुलरली suitable for this type of project as region already has pipelines and potential storage sites after decades of oil and gas production, ठीक है। तो नॉर्थ सी में इस चीज़ का पोटेंशियल है भी कि मतलब वो सिंक कर सकता है, ठीक है। द एक्सटेंट ऑफ दिस प्रोजेक्ट वाइल मेजरिंग इन मिलियन ऑफ टन्स द क्वांटिटी स्टोर्ड स्टिल रिमेन अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ ओवरऑल एमिशंस। चाहे ये कर भी रहे हैं तब भी कहते हैं कि मतलब कि ओवरऑल एमिशंस का ये बहुत ही छोटा भाग रहेगा। According to European Environment Agency EEA, the member states of EU emitted 3.7 billion tons of greenhouse gases in 2020 alone। मतलब EU जो है उसका, ये जो यूरोपियन इन्वायरमेंट एजेंसी है उसका कहना है कि EU के जो मेंबर स्टेट हैं उनके द्वारा 2020 में सिर्फ इनके ही द्वारा 3.7 बिलियन टन ग्रीन हाउस गैस जो है उसको इमिट किया गया था। डेनमार्क का जो ऑफिशियल नाम है वो है किंगडम ऑफ डेनमार्क, कैपिटल है कोपेनहेगन, प्राइम मिनिस्टर है मेटे फ्रेडरिक्सन, ऑफिशियल लैंग्वेज डैनिश है, ठीक है। तो शिव शंकरी जी जो कि एक फेमस तमिल राइटर हैं उनको सरस्वती सम्मान 2022 से नवाजा गया है, ठीक है। तो उनको ये जो सम्मान दिया गया है वो उनकी 2019 की एक मेमोयर थी जिसका नाम है सूर्य वामसम, ठीक है। उसके लिए उनको ये जो अवार्ड है वो दिया गया है। इस अवार्ड में 15 लाख रुपए का कैश मिलता है, ठीक है, साथ में सिटेशन मिलती है। वो एक बहुत ही मशहूर जानी मानी लेखिका हैं, ठीक है। 50 साल का उनका लगभग करियर रहा है जिसमें कि उन्होंने 36 नॉवल लिखे हैं, 48 लॉन्ग स्टोरीज़ लिखी हैं, 150 शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं, 15 ट्रेवलॉग, 7 कलेक्शन ऑफ ऐसे एंड 3 बायोग्राफीज, जिसमें कि एक बायोग्राफी उन्होंने हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के बारे में भी लिखी है, ठीक है। उनके जो कंट्रीब्यूशन रहे हैं उनको वाइडली रिकॉग्नाइज़ किया गया है। इसके अलावा काफ़ी सारी भाषाओं में भी उनकी जो कृतियाँ हैं उनको ट्रांसलेट किया गया है, जैसे कि इंग्लिश में, जापानीज़ में और यूक्रेनियन में भी, ठीक है। सरस्वती सम्मान के बारे में जान लेते हैं। ये एक एनुअल लिटरेरी अवार्ड है, ठीक है। अपना साहित्य में मतलब कि एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन जो लोग इंडियन लैंग्वेजेस में देते हैं उनको ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है, ठीक है। सिलेक्शन कमेटी जो होती है उसको चयन परिषद के नाम से जाना जाता है, जिसको के चेयर करते हैं फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज। इस बार किया था अर्जुन कुमार सिकरी जी ने, ठीक है। और पूरी कंट्री से मतलब जो भी अच्छा काम करते हैं, आउटस्टैंडिंग काम करते हैं, उनको चुना जाता है, ठीक है। सरस्वती सम्मान के अलावा के बिरला फाउंडेशन जो है उन्होंने इस्टेब्लिश किए हैं 2 और लिटरेरी अवार्ड, जिसमें कि बिहारी पुरस्कार और व्यास सम्मान भी आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा द बूमचू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन सिक्किम। सिक्किम में बूमचू, सिक्किम में आपने ध्यान रखना है, सिक्किम में बूमचू फेस्टिवल जो है उसको हाल ही में सेलिब्रेट किया गया है।
इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है तशिदिंग होली वाटर वेस रिचुअल, जो कि एक यूनिक और इम्पॉर्टेंट ओकेजन होता है, जो कि पूरी दुनिया के जो ट्रैवलर्स हैं उनकी अटेंशन जो है उसको ग्रैब करने की जो कोशिश है वो रहती है इसकी। एनुअल परफॉर्मेंसेस होती हैं। एंशियंट सेरेमनी आर हेल्ड इन तशिदिंग मोनेस्ट्री। तशिदिंग नाम की एक मोनेस्ट्री है वेस्टर्न सिक्किम में, जहाँ पे कि इसको जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें सुपर नेचुरल अक्करेंस जो है दैट टुक प्लेस इन 18th सेंचुरी अंडर चोग्याल चकदोर नामग्याल, उसको मतलब कि कोमेमोरेट किया जाता है। ठीक है। बुमचू का जो मतलब है वो है पॉट ऑफ सेक्रेड वाटर इन तिब्बतियन। तिब्बती में बुमचू का मतलब है एक ऐसा पॉट जिसमें कि पवित्र पानी होता है, पवित्र जल होता है। द वेस इज़ ओपन ड्यूरिंग द इवेंट। उस जो वेस है, वो जो बर्तन है उसको खोला जाता है इस इवेंट के दौरान, और जो इसके अंदर जो पानी होता है उसको जितनी भी श्रद्धालु होते हैं उनके साथ उनको बांटा जाता है। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि टू हैव हीलिंग क्वालिटीज़ एंड ग्रांट लक एंड रिचेस टू दोज हु ड्रंक इट, कि जो लोग भी इसको पीते हैं उनकी समस्याएं दूर होती हैं। ठीक है। उनको उनकी किस्मत जो होती है वो बेहतर हो जाती है और उनको धन की प्राप्ति होती है। ये सब मान्यताएं हैं। ठीक है। द सेलिब्रेशन टेक्स प्लेस ऑन 14th and 15th ऑफ द फर्स्ट लूनर मंथ। जो चंद्र का चांद का कैलेंडर होता है उसके 14वें और 15वें लूनर मंथ पे इसको जो है फरवरी मार्च में मतलब कि अक्सर इसको मतलब ये वाला त्यौहार आता है। सिक्किम में बुमचू इज़ अ टाइम ऑफ इंटेंस डिलाइट एंड सेलिब्रेशन। एट द इवेंट पिलग्रिम्स ट्रेवल टू तशिदिंग फ्रॉम ऑल अराउंड इंडिया एज वेल एज फ्रॉम क्लोज बाय नेशंस लाइक भूटान, नेपाल और श्रीलंका। तो आसपास के जो नेशंस हैं भूटान, नेपाल, श्रीलंका से भी लोग आते हैं इस फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर साइंटिस्ट हरि बालकृष्ण विंस 2023 मार्कोनी प्राइज़। तो कंप्यूटर साइंटिस्ट हरि बालकृष्ण जी जो हैं उनको 2023 का मार्कोनी प्राइज़ जो है वो मिला है। ठीक है। बालकृष्ण हैज़ बीन साइटेड फॉर फंडामेंटल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू वायर्ड एंड वायरलेस नेटवर्किंग, मोबाइल सेंसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के लिए उनको ये जो इन सब चीज़ों में उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है उसके लिए उनको इस प्राइज़ से नवाजा गया है। ठीक है। यूएस बेस्ड है ये जो फाउंडेशन है, मार्कोनी फाउंडेशन। ये उन लोगों को अवार्ड दिया जाता है जो कि एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन देते हैं ये बढ़ती हुई जो डिजिटल इंक्लूसिविटी है उसमें। ठीक है। इसके अलावा एडवांस्ड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। तो आपने नाम ध्यान रखना है हरि बालकृष्णन जी का मार्कोनी प्राइज़ के लिए। नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड गवर्नमेंट अप्रूव्स 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर स्टेटहुड एक्टिविस्ट। उत्तराखंड की जो सरकार है उन्होंने 10% का जो रिजर्वेशन है वो दे दिया है स्टेटहुड एक्टिविस्ट के लिए। ठीक है। ये जो स्टेटहुड एक्टिविस्ट हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये किसके बारे में बात की जा रही है? एक्चुअली आपको याद होगा कि 2000 में उत्तराखंड जो था उसको राज्य का दर्जा दिया गया था। यहाँ पे ये बात की जा रही है कि वो लोग जिन्होंने कि बहुत विशेष भूमिका निभाई थी उत्तराखंड को राज्य बनाने के लिए, उन लोगों को किसी किस्म की कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिली है तब से। तो इसीलिए उन लोगों के लिए मतलब कि ये जो 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है उन लोगों के लिए रखी जा रही है ताकि उनको जो गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं उसमें ये जो रिजर्वेशन मिले और वो भी मतलब कि हिस्सेदारी ले सकें। ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है उत्तराखंड के द्वारा इस तरह का जो रिजर्वेशन है उसको अप्रूवल दिया गया है। डीएनए प्रोफाइलिंग ऑफ एलिफेंट्स। अपनी अनाउंसमेंट के जो प्रोजेक्ट एलिफेंट था अपने अनाउंसमेंट के 30 सालों को जो है ये सेलिब्रेट कर रहा है। ठीक है। इसको सेलिब्रेट मतलब इसको अनाउंस किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की तरफ से। ठीक है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। अभी जो डीएनए प्रोफाइलिंग है जो कुल एलिफेंट्स हैं इंडिया में 2675, उसमें से 270 का जो डीएनए प्रोफाइलिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। अब ये होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। इसको स्टार्ट किया गया था अगस्त 2022 से गज सूचना मोबाइल एप्लीकेशन जो है
उसके द्वारा, ठीक है। डीएनए प्रोफाइलिंग इज अ प्रोसेस वेयर स्पेसिफिक डीएनए पैटर्न कॉल्ड प्रोफाइल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सैंपल ऑफ बॉडी टिश्यू, ठीक है, जिसमें कि किसी विशेष हाथी का जो डीएनए पैटर्न है, जिसको कि प्रोफाइल कहा जाता है, उनकी जो बॉडी का जो सैंपल है उससे कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या था, इसको लॉन्च किया गया था 1992 में। ये सेंटर के द्वारा स्पॉन्सर स्कीम थी, ठीक है, एलिफेंट्स के लिए, ताकि उनका जो हैबिटेट जोन है, ठीक है, इसके अलावा जो कॉरिडोर्स हैं, इसके अलावा जो हाथी और इंसान है उनका कॉन्फ्लिक्ट कम हो, उसको इंश्योर किया जाए, उनकी वेलफेयर को इंश्योर किया जाए। तो इस सब से रिलेटेड था प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट के अंडर फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट इज़ गिवन टू वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, ताकि वो जो है अपना काम और बेहतर तरीके से कर सकें। और ये जो प्रोजेक्ट है लगभग 16 स्टेट्स में चल रहा है। कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ एशियन एलिफेंट, जो एशियन एलिफेंट है उसका जो स्टेटस है IUCN में वो इंडेंजर्ड है, ठीक है, जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है, ठीक है। तो आपने इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा, Karnataka government scraps Muslim quota of 4%, increases quota of Lingayats and Bokaligas by 2% each। तो कर्नाटका की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा, कर्नाटका की गवर्नमेंट के द्वारा जो मुस्लिम कोटा था 4% का, उसको डिक्रीज मतलब उसको ख़त्म करके 2% मतलब कि ये 4% का जो था वो 2% लिंगायत और वो कालिगाज जो कम्युनिटीज़ हैं उनको दिया जा रहा है, ठीक है। अब ये न्यूज़ है, इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। ये जो हाल ही में नई 2 कैटेगरीज क्रिएट की गई हैं 2C और 2D, ठीक है। जो बैकवर्ड क्लासेस हैं वो कालिगाज और वीर शैव लिंगायत की, उनको इंक्रीज़ किया जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि उनके पास रिजर्वेशन नहीं है, पहले है 4% और 5% है। 4% को बढ़ा के किया जा रहा है 6% और 5% को किया जा रहा है 7%। ये जो रिजर्वेशन थी मुस्लिम्स को, ये पिछले साल मतलब कि इसको अनाउंस किया गया था, इसको ख़त्म किया जा रहा है। और ये ऐसा किया गया है क्योंकि इनका ये मानना है कि ये माइनॉरिटीज़ हैं, ये जो दोनों कैटेगरीज़ हैं ये स्टेट में माइनॉरिटीज़ हैं और इनको ज़्यादा ज़रूरत है रिजर्वेशन की। और ऐसा ये जो डिसीज़न लिया गया है ये जो अभी चुनाव होने वाले हैं उससे ठीक पहले लिया गया है, तो ये भी बात ध्यान देने वाली है। कर्नाटका की जो कैपिटल है वो बेंगलुरु है, जो गवर्नर है वो थावर चंद गहलोत हैं, चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई है, और स्टेट की जो फॉर्मेशन हुई थी वो हुई थी 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा न्यूज़, द केरला गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस्ड द स्टेट्स फर्स्ट वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट इन कोझिकोडे। तो कोझिकोडे में केरला गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट जो है उसको अनाउंस किया गया है, ठीक है। ऐसा माना जा रहा है कि इसको बनाने में 2 साल लगेंगे और ये जनरेट करेगा 6 मेगावाट की पावर, ठीक है। वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट यूज़ नॉन रिसाइक्लेबल ड्राई वेस्ट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जो ऐसा मटेरियल होता है जो कि नॉन रिसाइक्लेबल ड्राई वेस्ट मटेरियल होता है, उसको इस्तेमाल किया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। और इसके अलावा जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो बर्डन है वो भी इससे कम होगा। दिस फ्रैक्शन ऑफ नॉन रिसाइक्लेबल ड्राई वेस्ट इज़ मोस्ट चैलेंजिंग पोर्शन ऑफ द प्रेजेंट SWM सिस्टम। The presence of these materials also reduces the efficiency of recycling and other and ड्राई एंड वेट वेस्ट, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है इसको मैनेज करना, क्योंकि इसकी वजह से जो अदर मटेरियल्स होते हैं जो कि रिसाइक्लेबल होते हैं उनको भी दिक्कत आती है, ठीक है। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स यूज्ड दिस पोर्शन टू जनरेट पावर, और फ़ायदा ये होगा कि पावर जनरेट होगी, ठीक है। और इसके अलावा कोझिकोडे हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 6.3 लाख एंड जनरेट्स अप्रॉक्सीमेटली 300 TBD टू वेस्ट। ऑन ऑफ दिस अराउंड 205 TBD इज़ बायोडिग्रेडेबल एंड 95 TBD इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो आपने ध्यान रखना है केरला में कोझिकोडे में वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट जो है उसको शुरुआत की जा रही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, GRSE लॉन्च द मोस्ट साइलेंट शिप INS अंद्रोथ।
गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, ये एक शिप बिल्डिंग कंपनी है। इनका दावा है कि इन्होंने मोस्ट साइलेंट शिप, जो कि सबसे शांत शिप है, INS अंधरोत वेसल, इसको इन्होंने मतलब कि बना लिया है, इनको लॉन्च कर दिया है। ठीक है, ये जो वेसल है ये फर्स्ट सीरीज़ होगी। 8 जो ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वॉरक्राफ्ट बना रहे हैं उनमें से ये एक होगी। ठीक है, जो कि नेवी को डिलीवर कर दी जाएगी। इसका जो मेन पर्पस रहेगा वो रहेगा पेट्रोलिंग का, ठीक है, सर्च रेस्क्यू ऑपरेशंस का, और इसके अलावा अदर जो मिलिट्री ऑपरेशंस होंगे उसमें इसको इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। INS अंधरोत मोस्ट साइलेंट शिप, इसको बनाया गया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा। ठीक है, और ये भी दावा किया जा रहा है कि ये जो शिप है also features a stealth design that reduces its acoustic signature, making it difficult to detect underwater, कि इसको डिटेक्ट करना भी मुश्किल होगा पानी के अंदर, इसको डिटेक्ट भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है INS अंधरोत का नाम। नेक्स्ट है हमारा एशियाज़ लार्जेस्ट 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इनैगोरेटेड इन उत्तराखंड। एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है उसका उद्घाटन जो है वो उत्तराखंड में किया गया है। ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं स्टेट के, और इसके अलावा साइंस और टेक्नोलॉजी के, उन्होंने इनैगोरेट किया है इसे। ठीक है, इसको लगाया गया है देवस्थल उत्तराखंड में। ठीक है, प्रेजेंस में लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और गवर्नर गुरमीत सिंह जो कि जो कि गवर्नर हैं उत्तराखंड के, उनकी प्रेजेंस में। द आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज, जिसका कि शॉर्ट नेम अराइज है, हैज़ डिक्लेयर्ड दैट 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इज़ ऑपरेशनल एंड कैन नाउ बी यूज टू ऑब्जर्व द डीप celestial sky. The telescope recorded its first light in the second week of May 2022 and is located on Devasthal Observatory campus of Arise in Nainital district of Uttarakhand. ठीक है, Arise is an independent institute under the Department of Science and Technology and Indian government, situated an altitude of 2450 meters. तो ये जो जगह है ये जो है ये सिचुएटेड है 2450 मीटर की ऊंचाई पे। आपने नाम याद रखना है, देवस्थल उत्तराखंड, वहाँ पे इसको इनैगोरेट किया गया है लार्जेस्ट 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी रामचंद्र पौडल स्वॉन इन एज नेपाल्स 3rd प्रेसिडेंट। नेपाल का तीसरा प्रेसिडेंट बन चुके हैं रामचंद्र पौडल जी, इनका नाम याद रखना है आपने। बताना चाहूँगी कि नेपाल बना था रिपब्लिक 2008 में। ठीक है, तब से वहाँ पे जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं वो होते हैं। ये 3rd टाइम है जबकि वहाँ का प्रेसिडेंट बनाया गया है। उन्होंने रिप्लेस किया है विद्या देवी भंडारी जी को, जिनका टर्म एंड हुआ है 12 मार्च को। नेपाल की जो कैपिटल है वो है काठमांडू। जो महाद्वीप है वो एशिया में आता है। प्राइम मिनिस्टर वहाँ के जो हैं पुष्पक कमल दाहाल जी हैं, और करेंसी वहाँ की नेपालीज रूपी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी न्यूज़। इन लद्दाख कर्नल गीता राणा इज़ द फर्स्ट वुमेन टू कमांड एन आर्मी बटालियन। गीता राणा जी पहली विमेन होंगी जो कि आर्मी बटालियन को कमांड करने वाली हैं। ठीक है, कर्नल गीता राणा ऑफ द कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स हैज टेकन ओवर कमांड ऑफ एन इंडिपेंडेंट फील्ड वर्कशॉप इन ईस्टर्न लद्दाख रीजन विद आफ्टर चाइना आफ्टर इंडियन आर्मी रिसेंटली अप्रूव्ड वुमेन ऑफिसर्स टू कमांड पोस्ट। ठीक है, तो वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल दे दिया गया है कि वुमेन जो ऑफिसर्स हैं वो भी वहाँ पे मतलब कि अपनी पोस्ट को संभाल सकती हैं। तो जिसी के चलते इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। ठीक है, वो पहली ऐसी वुमेन ऑफिसर होंगी जो ऐसा करने वाली हैं। इनका नाम याद रखिएगा, गीता राणा जी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अरुण सुब्रमण्यम बिकम्स फर्स्ट इंडियन अमेरिकन जज एट न्यूयॉर्क कोर्ट। अरुण सुब्रमण्यम जी जो हैं वो पहले इंडियन अमेरिकन जज बन गए हैं जो कि न्यूयॉर्क कोर्ट में जो हैं वो अपना पद संभालेंगे। वो एक अटर्नी के तौर पे इस पद को संभालने वाले हैं। इसके अलावा अरुण सुब्रमण्यम एन अटॉर्नी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट इंडियन अमेरिकन जज ऑफ द
Manhattan Federal District Court in New York. The nomination of Mr. Subramaniam for the United States District Court for the Southern District of New York was made public by US President Joe Biden in September 2022. तो जो बाइडन के द्वारा इनका जो नाम है उसको घोषित किया गया था 2022 में सितंबर में. द सीनेट कन्फर्म्ड द नॉमिनेशन ऑफ सुब्रमण्यम बाय द वोट ऑफ 58/37. ठीक है, तो नाम याद रखिएगा अरुण सुब्रमण्यम. नेक्स्ट है हमारा यूएस हैंड्स ओवर निसार सैटेलाइट टू इसरो. तो निसार सैटेलाइट जो है वो बनाया गया है नासा के द्वारा. ठीक है, जिसको कि हैंड ओवर किया गया है इसरो को नासा के द्वारा. ठीक है, तो इस न्यूज़ के बारे में जान लेते हैं. द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसीव्ड नासा इसरो निसार सैटेलाइट फ्रॉम यूएस स्पेस एजेंसी. ए यूएस एयरफोर्स C-17 एयरक्राफ्ट कैरिंग द नासा इसरो satellite. NISAR was envisioned by NASA and ISRO 8 years ago in 2014 as a powerful demonstration of the capability of radar as a science tool and help us study Earth dynamic, land and ice surface in greater detail than ever before. तो इससे मदद मिलेगी कि हम पृथ्वी के जितने भी सरफेस हैं वो चाहे अर्थ डायनामिक हो या फिर आई सरफेसेस हों उसको ज़्यादा डिटेल में मतलब कि इसकी सहायता से हम जान सकेंगे उसके बारे में, अर्थ के ऑर्बिट के बारे में. ठीक है, तो इसको जॉइंटली डेवलप किया गया है नासा और इसरो के द्वारा. NISAR will be used by ISRO for variety of purposes including agricultural mapping and landslide prone areas. तो इसको काफ़ी सारे पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाएगा. ठीक है, वो चाहे एग्रीकल्चरल मैपिंग हो या फिर लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज़ हो उनकी जानकारी के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा. और इसके अलावा ये हेल्प करेगा मॉनिटर करने में और अंडरस्टैंड करने में क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट रहेंगे अर्थ सरफेस पे. ठीक है, जो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं और सी लेवल राइज हो रहे हैं, कार्बन स्टोरेज के बारे में जानकारी इसके द्वारा हमें मिलेगी. तो निसार सैटेलाइट याद रखिएगा. नेक्स्ट है हमारा शशि कुमार रामचंद्रन वॉन द प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड एट 8th नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड्स. तो शशि कुमार रामचंद्रन जी जो हैं उनको अवार्ड मिला है प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर. ठीक है, कहाँ पे 8th नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड जो मतलब कि बांटे गए थे वहाँ पे. जो मिस सिप्रा दास हैं उनको मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इसी सेरेमनी में. ठीक है, और शशि कुमार जी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है. ठीक है, उनको ये जो अवार्ड मिला है. अ टोटल ऑफ 13 अवार्ड्स वर प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द सेरेमनी इंक्लूडिंग 6 in the professional and amateur category. The theme of the professional category was life and water. जो प्रोफेशनल कैटेगरी थी उनकी थीम थी लाइफ एंड वाटर और जो एमेच्योर कैटेगरी थी उनकी थीम थी कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया. ठीक है, इस ओकेजन पे बात करते हुए डॉक्टर मुरुगन जो थे उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया जितने भी विनर्स थे उन सबको और एक्नॉलेज किया कि वो सारे मतलब कि जो अपना काम है उससे किस तरह से एक बहुत ही अच्छी भूमिका निभा रहे हैं फोटोग्राफी के सेक्टर में. इसके अलावा और these awards recognize the extraordinary talent and outstanding capabilities of these photographers. ठीक है, the winners of 8th national photography awards ये दोनों में नाम मैंने आपको बता दिए हैं. लाइफ टाइम अचीवमेंट सिप्रा दास जी को मिला है और प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर शशि कुमार रामचंद्रन जी को मिला है, ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट है हमारा ओडिशा CM अनवील्स बीजू पटनायक्स डकोटा एयरक्राफ्ट फॉर पब्लिक व्यूइंग इन भुवनेश्वर. जो ओडिशा के CM हैं बीजू पटनायक जी उन्होंने डकोटा एयरक्राफ्ट जो है उसको लोगों के देखने के लिए भुवनेश्वर में मतलब कि अनवील कर दिया है. ठीक है, अब ये है क्या, ये आइकॉनिक डकोटा एयरक्राफ्ट है जो कि लेजेंडरी लीडर बीजू पटनायक जी जो थे उनसे मतलब कि संबंधित है. इसको लोगों के देखने के लिए भुवनेश्वर एयरपोर्ट पे उनकी जो 107वीं बर्थ एनिवर्सरी है उस पर मतलब कि इसको अनवील कर दिया गया है.
जो फॉर्मर सीएम रहे हैं बीजू पटनायक जी, उनकी 107वीं बर्थ एनिवर्सरी पे ऐसा किया गया है, ठीक है। जो डकोटा डीसी एयरक्राफ्ट है, इसको बीजू पटनायक जी के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था, जो कि एक एस पायलट थे, और इसको लाया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कलकत्ता से, ठीक है, ओडिशा के कैपिटल भुवनेश्वर में। और लोगों को मतलब कि लोगों को अनवील करने से पहले इसको दोबारा से रीमेड किया गया, ठीक है। तो आपने इसका ध्यान रखना है। डकोटा जो है वो एक एयरक्राफ्ट है जो कि ओडिशा में भुवनेश्वर में अनवील किया गया है सीएम बीजू पटनायक जी के द्वारा। माफ़ कीजिएगा, सीएम नवीन पटनायक जी के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल वुमेंस डे इन अ यूनिक वे। जम्मू कश्मीर की सरकार ने जो विमेन डे है उसको एक बहुत ही अलग ढंग से मनाया है, ठीक है। इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया एज अ प्लांटेशन प्रोग्राम, ठीक है। थीम रखी गई पेड़ लगाओ बेटी के नाम, ठीक है। ये जो इनिशिएटिव है इसमें इन्वॉल्व हुई बहुत सारी औरतें, बहुत सारी बेटियां, ठीक है, बहुत सारी गर्ल्स इसमें जो है वो शामिल हुई, ठीक है। क्योंकि ये इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन से रिलेटेड, लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाने से रिलेटेड भी था, ठीक है। ओवर 1000 saplings of various species were planted along the National Highway Ring Road NH44 at Chak Avtara Panchayat in Bishnah Tehsil of Jammu District 8th March 2023 बाय ओवर 300 पार्टिसिपेंट्स। तो बहुत ही तरह के जो पौधे थे उनकी जो वैरायटीज़ हैं वो लोगों को बांटी गई ताकि वो नेशनल हाईवे रिंग रोड 44 के चारों तरफ, मतलब कि दोनों तरफ जो हैं वो पौधे जो हैं वो उगा सकें, ठीक है। सबके द्वारा, मतलब कि सभी औरतों के द्वारा और लड़कियों के द्वारा, मतलब कि ये जो है इस इनिशिएटिव में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ली गई, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि JNK में जो वुमेन डे का जो दिन है इसको प्लांटेशन प्रोग्राम के तौर पर मनाया गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अ बुक टाइटल्ड इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन इरा रिलीज्ड। गांधी जी के ऊपर बेस्ड है ये बुक जिसका नाम है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन इरा। इसको रिलीज़ कर दिया गया है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस बी रामासुब्रमण्यम, इन्होंने इस बुक को रिलीज़ किया गया है जो कि इंडिया की स्ट्रगल के ऊपर बेस्ड है। और इसको लिखा है पी ज्योतिमणि जो कि फॉर्मर जज थे मद्रास हाई कोर्ट के, उनके द्वारा। इसके अलावा जी बालन, फॉर्मर प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री पचियाप्पास कॉलेज, और इसको पब्लिश किया गया है वानथी पाथिपगम जी के द्वारा। माफ़ कीजिएगा, इसको पब्लिश किया गया है वानथी पाथिपगम, ठीक है, के द्वारा। और इसको रिलीज़ किया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में एक इवेंट हुआ था उसके मौके पे, ठीक है। इस बुक में जितने भी एस्पेक्ट्स गांधी जी से संबंधित हैं उन सबको कवर किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, BSE एंड UN Women India लॉन्च फिन एम्पावर प्रोग्राम। BSE जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसके अलावा UN Women के द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसका नाम है फिन एम्पावर, ठीक है। इसके बारे में जान लेते हैं। फिन एम्पावर, अ न्यू इनिशिएटिव फ्रॉम BSE एंड UN Women India was introduced at Bombay Stock Exchange in order to empower women toward financial security. BSE and UN Women have collaborated on a year-long capacity building program. विमेन को एम्पावर करने के लिए इनके द्वारा कोलैबोरेट किया गया और इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। इसके की पॉइंट्स क्या हैं? To increase investment in female leaders and entrepreneur at BSE. BSE and UN Women India together organized Ring the Bell for Gender Equality ceremony in observance ऑफ इंटरनेशनल वुमेंस डे। इंटरनेशनल वुमेंस डे के मौके पे ये जो है रिंग द बेल फॉर जेंडर इक्वालिटी सेरेमनी जो है इसको मतलब कि ऑर्गेनाइज़ किया गया, ठीक है। मिस्टर सुंदरारमन रामामूर्ति MD एंड CEO ऑफ BSE एंड मिस सुसान फर्ग्यूसन
country representative of UN Women India rang the bell for gender equality together. BSc फुल फॉर्म जो है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. BSc MD और CEO जो हैं वो सुंदरारमन रामामूर्ति जी हैं, और UN वुमेन इंडिया जो है उसकी रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो मिस सूजन फर्गूसन जी हैं. ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि BSc और UN वुमेन इंडिया के साथ मिलकर फिन एम्पावर प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है. नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, इंडियाज़ पर कैपिटा इनकम डबल्स सिंस 2014-15. NSO के द्वारा बताया गया है कि इंडिया की जो प्रति व्यक्ति इनकम है वो अब डबल हो गई है अगर मुकाबला किया जाए 2014 और 15 से. ठीक है, ऐसा बताया जा रहा है NSO की तरफ से कि इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है वो डबल हो गया है, जो कि 2014-15 में लगभग 86,647 था, वो अब बढ़कर 1,72,000 हो गया है, लगभग डबल हो गया है. ठीक है, पर एट द सेम टाइम इनइक्वालिटीज़ जो हैं वो भी बढ़ी हैं. ठीक है, अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें पर कैपिटा इनकम की, रियल इनकम की, तो वो 5.6% की ग्रोथ जो है उसको दर्ज किया गया है. पर जैसे कि मैंने बताया है कि पर कैपिटा इनकम जो होती है वो एवरेज इनकम होती है एक भारतीय की. ठीक है, तो इसके साथ ही जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो भी बढ़ी हैं. जो लोग मतलब पहले से ही जिनके हालत ठीक थी फाइनेंशियली, उनकी हालातें बेहतर हुई हैं, लेकिन जो बिल्कुल ही मतलब पेडेस्टेरियन पे थे लोग, जो बहुत ही नीचे वाले जिनके हालात थे, उनकी हालत में कोई ख़ास सुधार नहीं आया है, उनकी हालत अभी भी उतनी ही ख़राब है. ठीक है, तो ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि इनइक्वालिटी बढ़ी है, चाहे पर कैपिटा इनकम ओवरऑल जो है वो बड़ी है. ठीक है, तो ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है. इंडिया जो है वो वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है. अब इसने यूके को जो है वो ओवरटेक कर लिया है. आज की डेट में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी जो दुनिया की इकोनॉमी है वो US है, दूसरे नंबर पे चाइना आता है, तीसरे नंबर पे जापान और चौथे नंबर पे जर्मनी आता है, और इसके बाद 5वें नंबर पे इंडिया आता है. ठीक है, और यही इंडिया आज से 10 साल पहले अगर देखा जाए तो इसकी जो पोजीशन थी वो 11th थी. तो ओवरऑल पोजीशन में सुधार हुआ है, लेकिन अगर ग्रास रूट्स पे देखा जाए तो अभी भी मतलब एक बड़ी क्लास ऐसी है इंडियंस की जिनकी जो हालत फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो बहुत ही वर्स्ट है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 97th 42 lakh essays on a home hero लचित बरफुकन एंटर्स गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड. तो लचित बरफुकन जी ये जो थे ये एक असम के वॉर हीरो थे. ठीक है, इनका नाम जो है वो गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है, क्योंकि इनके ऊपर 42 लाख हैंड रिटन एसेज जो हैं वो लिखे गए हैं. ठीक है, अ कंपाइलेशन ऑफ ओवर 42 lakh essays on Valiant a home journal, Lachit Barphukan has been recognized by Guinness World Records as largest online photo album of handwritten notes. ठीक है, स्वप्निल दांगरीकर द adjudicator of Guinness World Record here handed over the official letter of recognition of Assam Chief Minister Hemant Biswa Sarma. The entries made in over 25 languages were uploaded in the portal in October-November last year, launched as 400th birth anniversary celebration of Barphukan. Only the handwritten entries were considered for the world record. ठीक है, ऐसे वैसे भी बहुत लिखे जाते हैं, लेकिन जो हैंड रिटन है ना उसको ही इस श्रेणी में कंसिडर किया जाता है. ये जो बरफुकन जी थे ये 1671 की जो बैटल ऑफ सराय घाट थी उसके वॉर हीरो थे, उसकी लीडरशिप इन्होंने की थी. ठीक है, तो इसी में ही उन्होंने जो मुग़ल फोर्सेस थी उनको हराया था, जिनको कि लेड कर रहे थे राजा राम सिंह वन. ठीक है, तो असम से ये बिलोंग करते हैं, ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट है हमारा यूके आर्किटेक्ट डेविड चिपरफील्ड विंस 2023 प्रिट्जकर प्राइज़. यूके के एक वास्तुकार हैं डेविड चिपरफील्ड जी, उन्होंने 2023 का प्रिट्जकर प्राइज़ जो है वो जीता है. ठीक है, प्राइज़ ऑर्गेनाइजर्स सेड दैट आर्किटेक्ट सस्टेन्ड कनेक्शंस बिटवीन ट्रेडिशन एंड इनोवेशन. चिपरफील्ड इज़ नोन फॉर द reconstruction of old buildings while honoring their history and preserving the environment. ठीक है,
तो एक ख़ास तरह का ये जो वास्तुकार हैं, ठीक है, वो जो पुरानी ट्रेडिशन की जो बिल्डिंग्स हैं उनकी हिस्ट्री को प्रिजर्व रखते हुए इनोवेट उन्होंने न्यू ट्रेडिशन को किया है बिल्डिंग्स में। तो इसी के मद्देनज़र उनको ये जो अवार्ड है ये दिया गया है, ठीक है। The US-based Hayat Foundation, which sponsors the award, said in a statement that Chipperfield was honored for timeless modern design that confronts climate urgencies, transforms social relationships, and reinvigorates cities. The Pritzker Prize was first awarded in 1979. Winners of the profession's most prestigious award receive in bronze medallion and $1 लाख ग्रांट, ठीक है। तो ये जो वास्तुकला की दुनिया का सबसे जो सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है, सर्वोच्च अवार्ड है, वो है जो कि 1979 से दिया जा रहा है। और इसके साथ ही ब्रॉन्ज मेडल के साथ उनको 1 लाख रुपए का $1 लाख भी मिलते हैं साथ में ग्रांट के तौर पे, ठीक है। तो इनका नाम याद रखिएगा, डेविड चिपरफील्ड। नेक्स्ट है हमारा 99th, वाई इंडोनेशिया मूविंग इट्स कैपिटल फ्रॉम जकार्ता टू बोर्नियो। इंडोनेशिया जो है ये एशिया में एक आइलैंड कंट्री है, ठीक है। लगभग 17,000 आइलैंड्स में फैली हुई है ये जो कंट्री है, ठीक है। तो हाल ही में ऐसी न्यूज़ आई है कि ये अपनी जो कैपिटल है जकार्ता से बोर्नियो शिफ्ट कर रहे हैं। ऐसा अब क्यों कर रहे हैं, इस न्यूज़ के बारे में जान लेते हैं। बताना चाहूँगी आपको कि ये जो डिसीज़न था ये कैपिटल को शिफ्ट करने का, ये जकार्ता में जो क्राइसिस चल रहा है करंट कैपिटल को लेके, उसके चलते मतलब ये डिसीज़न लिया गया है। जो जकार्ता है, ऐसा बताया जा रहा है कि ना सिर्फ वो कंजस्टेड है, ना सिर्फ वो बहुत ही पोल्यूटेड है, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं कि इंडोनेशिया सोच रहा है कि कैपिटल को शिफ्ट करना चाहिए। इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि जो सिटी है वो 2050 तक ग्लोबल वार्मिंग के चलते ये जो आइलैंड है ये डूब जाएगा। इसलिए जो प्रेसिडेंट जोको विडोडो है, उन्होंने 2019 में पहले अनाउंस किया था, पर कोविड-19 के चलते ये जो है इसको शिफ्ट कर दिया गया, मतलब कि इसको पोस्टपोन कर दिया गया। तो ये जो नई सिटी है बोर्नियो, इसको नाम दिया गया है नूसंतारा, जो कि एक जापानीज़ टर्म है इंडोनेशियन आइलैंड के लिए, ठीक है। तो अभी प्लान है गवर्नमेंट का कि अगस्त 17 को, जबकि इंडोनेशिया का इंडिपेंडेंस डे होता है, तब ये जो है घोषित कर दिया जाए, ठीक है। लास्ट न्यूज़ है हमारी, एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 2022। रिपीट कर रही हूँ, एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 22, इंडिया टू पार्टिसिपेट इन मल्टी नेशन एक्सरसाइज इन मार्च। इंडियन एयरफोर्स जो है उसके द्वारा पार्टिसिपेट किया जा रहा है एक मल्टी नेशन एयर एक्सरसाइज है जिसका नाम है एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 2022। ये वेडिंगटन में हो रही है, जो कि यूनाइटेड किंगडम में सिचुएटेड है। ये हो रही है 6 से लेकर 27 मार्च 2022 को पहले हुई थी, लेकिन इस बार भी हो रही है, ठीक है। IAF लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस जो है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। इसके अलावा यूके के काफ़ी सारे लीडिंग एयर फोर्सेस इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तेजस जो है एयरक्राफ्ट, वो भी इसमें मतलब कि पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। और बताना चाहूँगी कि ये जो एक्सरसाइज है कोबरा वॉरियर, ये एक लार्जेस्ट एनुअल एक्सरसाइज है जो कि कंडक्ट की जाती है रॉयल एयर फोर्स के द्वारा, ठीक है। इंडिया इसमें पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा है। अदर कंट्रीज़ जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, जैसे कि यूके तो है ही, इसके अलावा स्वीडन है, सऊदी अरेबिया है और बुल्गारिया है। मैं रिपीट कर रही हूँ, यूके, स्वीडन, सऊदी अरेबिया, बुल्गारिया और इंडिया, ठीक है। तो आपने इन सब कंट्रीज़ का नाम याद रखना है और एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 22 इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा जो मार्च मंथ के 100 करंट अफेयर्स हैं वो ख़त्म होते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके काम आएगी और आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।